आप सभी लोगों को अपने तरफ से नमस्कार करता हूँ। और हमारे मंच पर जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं ये यानी करनैल सिंह गरीब जी है, पंजाब से प्रतिनिधित्व करते हैं। और अजय सिंह जी हैं बिहार से, इनकी पत्नी भी सांसद हैं। तो ये भी बड़ा संघर्ष की बड़ी लड़ाई हो रही है। जयप्रकाश पहलवान ओलंपियन है, आप जानते ही होंगे। संजय सिंह जी बिहार से हैं। सिंह जी मुंडा से प्रमुख हैं। और देशवाल साहब हमारे मेरठ से हैं। और आप लोगों ने सब लोगों ने सुन रखा होगा, इस समय चर्चा का विषय है। मैंने एक दिन मीडिया में देखा चलते हुए कि राज ठाकरे साहब अयोध्या आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। 2-3 दिन मैंने बड़ा सोच विचार किया। फिर मुझे एक कविता याद आई कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याप, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है वो भी पाप का भागीदार है। और इसीलिए चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, पार्टी का स्टैंड क्या हो मुझे मालूम नहीं, तो उस दिन मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है। और मैंने एक ट्वीट करके अपने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि आपको राज ठाकरे से तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी ना मांगे। और दूसरा मैंने लिखा अयोध्या सबकी है, सबको आने का हक है, लेकिन राज ठाकरे बिना माफी मांगे उत्तर भारतीयों से अगर बिना माफी मांगे अयोध्या आएंगे तो हम उनको रोकेंगे और अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको पैर नहीं रखने देंगे जब तक वो। यहीं से बात शुरू होती है। कुछ मनसे के कार्यकर्ताओं का फोन भी आता है। शुरू में बड़ी अच्छी बात करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि 65% अपराध जो अपराधी हैं वो सब बिहार और यूपी वाले हैं। खैर मुझको जो जवाब देना था दिए। और मैंने यह आह्वान किया कि तर्क वितर्क मैं नहीं करूंगा। एक लाइन की बात है, यह आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, यह आपकी राजनीतिक यात्रा है। 6 महीने पहले तक आप मोदी जी की आलोचना करते थे, 6 महीने पहले तक आप योगी की आलोचना करते थे। अचानक आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप लीडर बनना चाहते हैं। ये आपकी राजनीतिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा नहीं है। और अगर लीडर बनना चाहते हैं तो बनिए, देश का लीडर बनिए, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन आपने जिनको पीड़ा पहुंचाई है कम से कम उनसे माफी मांग लीजिए, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं। एक रोज मैंने अयोध्या में साधु संतों की एक बैठक बुलाई। बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बुलाया, अपने आप सब आए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित मेरा इलाका है। सबने मुझे समर्थन दिया। फिर मैंने
अयोध्या के साधु संतों की एक मीटिंग बुलाई, उनकी राय जानने के लिए कि आपकी राय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो अयोध्या का कोई संत ऐसा नहीं था, मणि रामदास छावनी से लेकर के हनुमानगढ़ी से लेकर के कोई संत ऐसा नहीं था जो वहां पर ना रहा हो। और मैंने कहा कि अब आप लोग फैसला लीजिए कि क्या करना चाहिए, उसको आने देना चाहिए कि नहीं आने देना चाहिए। सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक उसको नहीं आने देना चाहिए। बातचीत के क्रम में बात आगे बढ़ती है, कुछ लोग आते हैं जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं। उसी क्रम में मैंने कहा चलो राज ठाकरे साहब उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग सकते तो संतों से माफी मांग लें। फिर बातचीत आगे बढ़ी, मोदी जी की बात आई तो हमने कहा चलो संतों से माफी नहीं मांग सकते तो मोदी जी से माफी मांगो। फिर बातचीत का क्रम बढ़ा, योगी जी की बात आई तो हमने कहा योगी जी से ही माफी मांग लो, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री आज हैं, पहले वो संत हैं। उनके गुरु अवैधनाथ जी थे, उनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी थे, हमने कहा उनसे माफी मांग लो। ये सारी बातचीत मेरी मन से के लोग जो फोन करते हैं उनसे होती है, कुछ मीडिया के माध्यम से होती है। हमने कहा आप उत्तर भारतीयों से माफी मांगोगे नहीं, संतों से माफी मांगोगे नहीं, योगी जी से माफी मांगोगे नहीं, मोदी जी से माफी मांगोगे नहीं, तो क्या हमारे जो घाव हैं उन पर आप नमक छिड़कने के लिए आए? हम सब लोग मानते हैं। मैं एक दिन एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका डिबेट सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। वो मेरी जानकारी पर तरस खा रहे थे कि प्रभूषण सिंह को कैसी जानकारी है, और मुझे उनकी जानकारी पर तरस आ रही है। वो कह रहे थे कि कैसे ये सबको राम का ही वंश बता रहे हैं, हम कैसे राम का ही वंश बता रहे हैं। अब प्रलय के पहले अगर चलें, सतयुग में चलें तो उसका अलग इतिहास है, लेकिन प्रलय के बाद मनु से अगर शुरू करें तो माना जाता है कि मनु से ही सृष्टि की रचना हुई है दोबारा। तो कहीं ना कहीं एक ही माता पिता के सब संतान हैं। और मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन धर्म कहां बना कब बना, लेकिन जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न जन्म से कोई क्षत्रिय है, न जन्म से कोई वैश्य है, और न जन्म से कोई शूद्र है। और कहीं ना कहीं चाहे मुस्लिम समाज के मानने वाले हों, चाहे सिख समाज के मानने वाले हों, चाहे जैन समाज के मानने वाले हों, चाहे ईसाई समाज, सबका एक मानना एक ये है कि परमात्मा एक है। सबका यही मानना है कि परमात्मा एक है। अब मानने का रूप अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक है। तो हमने कहा भाई किसी से माफी मांग लो। 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 11 लोग जान बचा करके किसी तरीके से भगे। ये भी कहीं पड़ा हुआ था, एक ठाकुर साहब सुल्तानपुर निकले हो जाएगी। हाँ, इनको खबर मिलती है, ये जाते हैं, दवा पानी कराते हैं। अब ये घाव दिखाओ जरा, एक वो वहां उधर पहुंचे क्या करो, ये देखिए। तुम उस दिन कई लोग थे जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, तो कई लोग थे, तो कई लोग मर गए, 2 लोग मर गए और 11 लोग तुम बचे। इनको मारकर फिर के इसको ये घाव दिखाओ अपना, ये देखिए, इधर दिखाओ इधर। हाँ, ये पहले पीठ वाला नजदीक से देख लीजिए, आप पीठ वाला देख लीजिए। ये लम्हा सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, 13 लोग ये थे। हमला किया वंशे के लोगों ने, 2 लोग मौके पर मर गए, इसको मरा जानकर छोड़ गए। होश आने के बाद वो ठाकुर साहब को कहीं से कांटेक्ट करता है, फिर ठाकुर साहब ले जाते हैं, इसकी जिंदगी बचाते हैं। और ये पीट पीट करके कहा ट्रेन में प्रश्न कर सकते हैं।
रोजगार के लिए मेरा भाई मुंबई गया और दीपावली का दिन था सर। हमसे सुबह में बात हुई, सुबह हमारी उनसे बात हुई थी, भैया मैं घर आ रहा हूँ। और वो रास्ते में ट्रेन से आ रहे थे, मनसे के कार्यकर्ता लोग मतलब चढ़े ट्रेन में। जानकारी सर कैसे हुई कि उन लोगों ने मनसे का नाम लिया और राज ठाकरे जिंदाबाद का नारा भी लगाया और बोले कि मतलब उत्तर भारतीय जो लोग हैं ये लोग सभी लोग अलग किनारे हो जाए। उसके बाद अभद्र व्यवहार किए, कुछ महिलाएं भी थी उन लोगों के साथ अभद्रता कर रहे थे। भाई मेरा उसका विरोध किया। उसके बाद इन लोगों ने मारपीट करके उसको इतना मारा कि मतलब वो इस दुनिया को छोड़ के हम सबको छोड़ के सर चला गया। दुर्भाग्य से ये था कि उस समय मात्र 14 माह की उसकी बिटिया थी और जब वो गया बाहर तो उस समय केवल 2.5 माह का पेट के बच्चा था। वो आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा की देन है कि मतलब वो लड़का मतलब पैदा हुआ इस समय, उसका कुल दीपक मतलब जल रहा है, मतलब है कोई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत आरोप है, राज ठाकरे साहब ऐसे नहीं, तो आप बैठिए, मीडिया अगर कुछ पूछना हो पूछेगी। और ये सिकंदर खान ऑटो ड्राइवर, ये सिकंदर खान साहब हैं, ऑटो ड्राइवर हैं। आप संक्षेप में अपनी बात बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? लीजिए बताइए, संक्षेप में बताइए। थोड़ा माइक के पास आ जाइए। जिला थाना मुझे वीरंगन के रहने वाले हैं। हम ऑटो चलाया करते थे 2008 में। नाम नहीं बताया। सिकंदर खान। और जो काले धंधे होते थे, बियर बार जैसे इधर उधर से जो निकलते थे खा पी के, तो सारे दिन का हमारी मजदूरी भी ले लेते थे, शाम को छोड़ देते और मारते थे ऐसे, जाओ यहाँ से, तुम गंदी गाली होते हैं कुछ। और कितने दिन से भाग आए आप? हम करीब हो गया सर 2009 से यहीं हैं। लखनऊ से मैंने कल तो बेसिक करके मुझे एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉम्बे में जॉब की काफ़ी सक्सेसफुल रही मेरी लाइफ। लंबा ना करिए, लंबा ना करिए। पर मुझे फिर उसी समय जब ये दंगा फसाद हुआ जिसमें अक्सर कर वो मारते आके मराठी में कुछ बोलते, तो जो लोग मराठी में उनको रिप्लाई करते थे तो उनको छोड़ देते थे। बट जो हिंदी में या बिहारी में जो भी बोला बस उसको मारना शुरू करते थे। तो इसकी वजह से भी मुझे छोड़ के भागना पड़ा। मैंने यहाँ से फिर अपना रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। तब से मैं यही लखनऊ में बताया जाए कि यहाँ से इलाज हो, तो मैं पहले लीलावती में गया। ये 29 नवंबर की बात। मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने इलाज के लिए और भर्ती करने के लिए प्रयास किया। तब जब नाम मैंने अपना नवाबगंज और निकट अयोध्या दिया कि जो पॉपुलर जगह है हमको थोड़ा सा रिस्पांस होगा, तो उसको सुनने के बाद आपस में लोग के तो भैया है, तो फिर आया और बताया कि जो है तुम नहीं जानते हो कि यहाँ गदर हुई है, राज ठाकरे का चल रहा है, मनसा वालों का इतना शो चल रहा है, ये जो है चाकू मार के गदर में ट्रेन देते हैं। तो अपने बच्चे की जान बचा करके कहीं अपना शरण ले लो फिर चले जाओ। फिर भी तबीयत मेरी नहीं मानी, मैं हिंदुजा में चला गया, अपने लिए हिंदुजा हॉस्पिटल है। तो वहाँ भी जो है उसको एडमिशन नहीं मिला। फिर मैंने जो है अपन सोचा कि क्या है, तो रमजान नदी से संपर्क किया। रमजान नदी जो है हमारे नवाबगंज की है, तो उन्होंने कहा भाई साहब इस समय माहौल बहुत गर्म है और आप जो है यहाँ से चले जाइए, बाद में जब थोड़ा नॉर्मल हो गई तो आप आइएगा। ये ब्लॉक प्रमुख है गोंडा में, इनका गांव एक परास है। तो पीड़ित ज़्यादा नहीं ला पाए, लेकिन संक्षेप में आपके गांव में कितने लोग रहते थे, कहाँ काम करते थे, इस समय क्या कर रहे हैं? अरे हो हाँ, हमारे गांव कम से कम 200-250 आदमी वहाँ रहते थे। किसमें काम करते? कुछ तो ऑटो ड्राइवर थे, जैसे सिकंदर भी हमारे गाँव का। अच्छा। और कुछ लोग सब्जी बेचते थे। ज़्यादातर डायमंड फैक्ट्री तो उसमें कारीगर काम करते थे। कारीगर वाली बताइए क्या हुआ आपके साथ? कारीगर में तो हमारे गाँव करीब 25 लोग। हाँ, ये लोग जाते थे, बताओ जो लोग आए वहाँ के यहाँ से बताए कि भैया हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। पूछा गया क्यों? कहे भैया वहाँ से फैक्ट्री में आते हैं कि भैया लोग जो है इधर साइड में आ जाए तो मराठी में इधर आ जाए। तो ये लोग कहते थे कि फैक्ट्री से संख्या ज़्यादा रहती थी, अगर हम लोग कोई संबंध रहता छिप भी जाते थे उन लोगों के बीच में,
तो वो लोग अलग कर देते थे, खुद जो साथ में इशारा की अरे ये छिप गया इधर भैया है इसको भी, वो लोग मारते पीटते थे। और वो कहते हम लोग कमरा वमरा लेकर रहते थे, जिससे लोग कभी खाना बनाते थे, सब रात में आते थे मराठी बता के और पी उनके जो है बता रहे थे, खाना भी खा लेते थे लोग, मारते पीटते थे। को मार के फेंक दिया गया और आज वो 82 साल की उम्र में आने की स्थिति में नहीं थे, नहीं तो वो भी आने को तैयार थे, लेकिन स्थिति उनकी नहीं, और घर की भी स्थिति उनकी इतनी विपरीत हो गई। वहाँ दूध का काम वो लोग करते थे, दूध घर तक पहुँचाते थे और तीनों को मार के फेंक दिया गया और मनसे के कार्यकर्ताओं ने मार के फेंका। ये है फोटो, दोनों हाथ काट दिया गया। सर स्टैंड रखिएगा उसको, स्टैंड रखिए। हाँ स्टैंड रखिए उसको। गाँव के कौन सा गाँव है? ग्राम है रघुनाथपुर ब्लॉक, ग्राम दुधवा, किशोर सिंह पटेल, जिला सीवान। आप लोगों का संबंध सब जगह है, आप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक निर्णय लिया कि जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक हम उनको आने नहीं देंगे। कि मेरी कोई चाह नहीं, 6 बार मैं स्वयं सांसद रहा, 1 बार मेरी पत्नी सांसद रही, बेटा मेरा विधायक, बहुत साधारण परिवार में मैं जाता हूँ। अन्याय नहीं हो सकता है, जिसको हम न्याय समझते हैं कोई दूसरा समझता हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। मैं 2008 से खोज रहा था। ये हरिंदर शर्मा जी हमारे कंपनी में खड़े हो जाइए, ये टेक्सटाइल इंजीनियर है। कितने दिन के मित्र हैं आप मेरे? विद्यार्थी की मत बताइए। 84 से ये मिलते थे। मैं इनसे कहता था शर्मा जी कुछ ऐसा संजोग बनाओ यार कि किसी एयरपोर्ट मेरी रात अच्छे से मुलाकात हो जाए, कुछ लीजिए बोला। लेकिन मैं कहता हूँ ये चूहा है, ये गर्भे में रहते हैं, उस गर्भे से बाहर नहीं निकलते। तो तब क्यों नहीं? अब क्योंकि अब पहली बार ये यहां से निकल रहे हैं, अभी तक ये निकले नहीं, पहली बार ये निकले हैं। और इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। मैंने तय किया है कि 5 तारीख को इनको उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं घुसने दूंगा, और पक्का जाने रहो, अगर कह दिया तो नहीं घुसने दूंगा। अब गलत है या सही है? शांति का दूत बनकर भगवान कृष्ण जी भी है, तो सोचिए एक शांति का दूत की माफी। मैं जूनाखाड़ी से महामंडलेश्वर, और बहुत 25 साल लंदन में धर्म प्रचार करती रही, लंदन में विरोध करती रही। 7 साल से मैं अपनी मातृभूमि में हूँ, मैं भी आपके उत्तर प्रदेश की हूँ। तो अभी 3-4 महीने पहले मैंने एक पत्र लिखा था राज ठाकरे को, और उन्होंने मुझे बुलाया बहुत सा सम्मान। मैंने कि आपने जो उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा किया, क्या ये उचित था? हमसे जो गलती हुई हमें वीडियो दिखाते थे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारी मीडिया थी, और मैंने पूछा उनसे, बोलते देखिए पीछे बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। आप देखिए आज भी बड़े बड़े मंत्रालय में लोग बैठे हैं। हाँ, तो अगर उन्होंने एक संत से माफी मांगी है तो मैं भी कहूँगी आप माफ कर दीजिए, और आप वहाँ स्टेज सजाइए, और मेरा काम रहेगा वो आके आपसे माफी मांगेंगे और वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे। माफ करना, आप ठाकुर हैं और ठाकुर की परंपरा रही है, पूरा देश के लिए बलिदान दिया है ठाकुरों ने, और मैं चाहूंगी कि मेरा भाई मुझे निराश नहीं करेगा। अगर कोई अपनी गलती, अपना मतलब गलती सुधार कर आपके इस समक्ष खड़े हो जाए। आपकी भावना से मैं 100% सहमत हूँ। मुझे देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना से मैं 100% सहमत हूँ। और अभी भी यूपी के उनका कुछ नहीं कर पाए तो जमाना चला गया, बता दीजिएगा। आपकी भावना
से मैं सहमत हूं। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है, मैंने कोई शर्त ऐसी नहीं रखी है। अगर सुना जाए, अब आप बोली, मैं आपका सुना, अब मेरा संदेश उनको सुनाइएगा। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है और कोई ऐसी बड़ी शर्त नहीं रखी है कि जो बड़ी असंभव सी हो। गेम, पूरा गेम ठाकरे साहब के हाथ में। सुनिए, राज ठाकरे के हाथ में पूरा गेम, राज ठाकरे के हाथ में है। हमने कहा उत्तर भारतीयों को से एक प्रश्न करना है, एक प्रश्न करना है बुला करके कि जाने अनजाने या जानकर या अनजान में या जो घटनाएं घटी उसको तो आप नकार नहीं सकते, जो घटनाएं घटी हैं आप नकार नहीं सकते, लेकिन मैं उसके लिए उत्तर भारतीयों से माफी मांगता हूं। एक 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 ठीक है। मैंने फिर कहा आप साधु संतों से कह दीजिए कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, मजहब के आधार पर हम आगे किसी से भेद नहीं करेंगे। जो गलती होनी थी अनजाने में हो गई, जो आप करना चाहो, ठीक। यही बात आप मोदी जी के नाम लेकर के कह दो, यही बात योगी जी के नाम लेकर के कह दो, मेरी यही तो शर्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन 5 तारीख को नहीं आ सकते अयोध्या। अयोध्या पैक है, फुल्ली पैक है, कोई जगह नहीं है, फुल्ली पैक है। क्योंकि 5 का आह्वान है तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन 499 नहीं होगा। तो आप को मैं वचन देता हूं, पूरे मीडिया के सामने वचन देता हूं, इससे उत्तर भारतीयों का भी सम्मान बढ़ेगा और उनका भी सम्मान बढ़ेगा, उनका भी सम्मान बढ़ेगा। ऐसा नहीं उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। अब मैं पूरा इतिहास नहीं गिनाना चाहता, किसी का इतिहास नहीं गिनाना चाहता हूं, लेकिन क्षमा जो है व्यक्ति का श्रृंगार है। और विशेष करके जो बड़ा हो, अगर वो क्षमा मांगना चाहता है, देखिए जनता मतलब जनार्दन, कहा गया जनता जनार्दन, जनता मतलब परमेश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना की मैं कदर करता हूं, और आप वही यही प्रेस उनसे मुंबई में दिला दीजिए, और फिर वो, हमको पूरा विश्वास है, मैं कहता हूं अगर वो दे देंगे। लेकिन भाई देखो बात इतनी बढ़ गई है कि उसमें उत्तर भारतीय शब्द रहना चाहिए, हमारे नेताओं का भी रहना चाहिए। कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, और हम इतना कहते हैं कि जाने अनजाने, कोई जरूरी नहीं है कि इस लड़के के को जब चाकू मारा गया हो तो राज ठाकरे से परमिशन ली गई हो, हम जानते हैं, क्योंकि कोई नहीं देगा परमिशन, कोई नेता परमिशन नहीं देगा कि आप जाकर के 2 आदमी की हत्या कर दो। लेकिन बदनाम उनका संगठन हुआ है, और मैं खुद जानता हूं कि खुलेआम वो नहीं कर सकते कि जाओ मार डालो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहा है, और जिसका दुष्परिणाम लोगों ने झेला है। और आपकी भावना का मैं बहुत कदर करता हूं, और पूरे उत्तर भारत के लोगों का मलहम लग जाएगा, और पूरे उत्तर भारत के लिए खुश हो जाएंगे। मैंने बार बार कहा है, महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को प्रणाम करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सब लोग अपना आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्रियों का भी मतलब बहुत लंबा घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं, मेरा किसी से बैर नहीं है। मैं बहन जी सुनिए, पहली लड़ाई ये है, ना सत्ता पाने के लिए है, ना सत्ता परिवर्तन के लिए है। पहली लड़ाई है सिर्फ अन्याय के लिए और स्वाभिमान। आपकी भावना का मैं स्वागत करता हूं, इतना मीडिया के सामने वचन देता हूं कि जैसे आज हम मीडिया करके कह रहे हैं, सुनिए, जैसे आज हम मीडिया बुला करके कह रहे हैं, वैसे मीडिया बुला करके वो कर दे
उसके बाद मेरी तरफ से बात समाप्त हो जाएगी और मुझे लगता है कि इससे उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के बीच में भी प्रेम बढ़ेगा। जात के आधार पर, भाषा के आधार पर एक प्रांत केवल था, जम्मू कश्मीर, धारा 370, जिसको मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आज के तारीख में कोई प्रांत नहीं बचा है, लेकिन बहन जी इस बात को मान लीजिए कि चाहे नागालैंड का आदमी हो, चाहे दिल्ली का आदमी हो, कहीं का आदमी भी जाता है तो नंबर 2 का नागरिक बनकर के महाराष्ट्र में रहता है, वो डर डर करके रहता है, हमारा मानना है। तो आपका हम स्वागत करते हैं, जैसे हमने ये प्रेस किया है वैसे प्रेस करवा दीजिए और 5 तारीख के बाद कोई तिथि तय कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि हमारे तरफ से कोई विरोध नहीं होगा और तब तक उत्तर भारतीयों का भी गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि फांसी पर कोई नहीं लटका सकता है। जब आदमी ने माफी मांग लिया, बात खत्म। हम माफी मांगने वाले हैं तो गलती मान लो और ये वचन दे दो कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के आधार पर, जात के आधार पर भेद नहीं करेंगे, जो हमारे देश का संविधान कहता है। और फिर आपकी जय जय और उत्तर भारतीयों जय जय और राज ठाकरे साहब जय जय। सबसे पहले तो इस चीज की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है, आप इस बात को मानते हो। बहुत किस्सा कहानी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोदी जी आते हैं और समाधान करते हैं। ऐसी समस्याएं देश के कई प्रांतों में उठ रही हैं, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के बाद सबसे पहले, जैसे देश की कुछ भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है, लंबा ना जाया जाए कि अलग अलग प्रकार की समस्या है, लेकिन महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का कभी संबंध खराब नहीं था, कभी नहीं था। मराठा मानुस और इसमें कभी भेद नहीं था, कभी भेद नहीं था। आपको पता होगा औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहां गिरफ्तार किया था? आगरा में। आपको पता होगा छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों के मदद से निकले थे और कैसे हमारे बनारस के साधु संतों ने उनको वहां पहुंचाया था और सांबा जी को नहीं ले जा पाए थे। मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार ने उनको छिपा करके रखा था औरंगजेब के राज में। संबंध खराब नहीं था। कुछ प्रांत ऐसे हैं जो मांग करते हैं इष्ट के, कुछ अपने आप को मानते ही नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कोई भेद नहीं था, व्यवस्था के नाते था। इस आदमी ने पहली बार भेद पैदा किया और तब से मेरे मन की पीड़ा थी, आप विश्वास करें या ना करें। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मेरा चुप रहना चाहिए? मेरा था। एक हमारे इलाहाबाद में एक जज साहब हुआ करते थे, उनका नाम था अकबर इलाहाबादी। वो जजमेंट कविता में करते थे। तो एक कविता उन्होंने लिखी अपने को घेर करके कि बुद्धू मियाँ पैदा हुए क्या कर गए, बुद्धू मियाँ पैदा हुए क्या कर गए। फिर उन्होंने उत्तर दिया, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। तो ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं, मान लीजिए कोई ध्यान में नहीं आया, कोई बात नहीं है। अब कभी अकेले बैठेंगे पार्लियामेंट में, बड़ी लंबी बहस हो जाए। इस देश का बड़ा अच्छा इतिहास है, 16 लोग आते हैं और राजगद्द जाकर के चले जाते हैं। बख्तियार खिलजी 200 घोड़ा लेकर के आया और उदंतपुरी को जो है बिहार शरीफ बनाकर चला गया। तो ये कोई ना बोलने वाला ही था और मैं ना बोलता तो दर्शन करके भी निकल जाता और नेता भी बन जाता। तो समीक्षा कभी किया जाएगा, लेकिन वो स्वयं अपने आप से मैंने पूछा था कि नहीं पाप का भागी होता क्यों। मैंने ये ट्वीट किया और फिर चाहे आप समझिए मैंने बात किया और या समझिए मैंने नहीं बात किया, योगी जी ने घोषित कर दिया कि मुंबई के अंदर हमारा एक कार्यालय होगा जो उत्तर भारत की लोगों की पीड़ा को सुनेगा। इसको आप सफलता की पहली सीढ़ी मान लीजिए। उन्होंने घोषणा किया है, अब उसका कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन योगी जी ने किया है। मैं परसों नरसों बिहार जाने वाला हूं। मैं विश्वास करिए आपकी आवाज नीतीश जी तक पहुंचाऊंगा कि जैसे योगी जी ने किया है वैसे नीतीश जी का भी होना चाहिए। और मैं
तो आपको आश्वासन देता हूं कि ये आवाज मैं पीएम तक को भी बताऊंगा, ये आवाज मैं गृह मंत्री को बताऊंगा कि आप भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि उत्तर भारतीयों के साथ वहां पर अन्याय न हो सके। राज ठाकरे के पास है उत्तर भारतीयों को सजा देने का अधिकार, मेरे पास नहीं। लेकिन मैंने कहा कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम उनको उतरने नहीं देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो आप जिस धरती से आते हैं ना, वहां का नौजवान भी उनको आप उतरने नहीं देगा। देखिए, मैं आपकी भावना को मैं सही ढंग से बताऊं, इनको मैं इसलिए लाया कि ये कहा गया कि ये सब गलत है, ये कहा गया कि ये सब गलत है, ये केवल शोहरत पाने के लिए राजनीतिक स्टैंड है। और ना मैं इस हैसियत में हूं कि मैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला सकूं, और ना मैं इस हैसियत में हूं कि उनको रोक सकूं। और मैंने पहले दिन कहा था, ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन है। हाँ, इस हैसियत में जरूर हूं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक उतर नहीं पाएंगे, इस हैसियत में। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और वो कर सकता है, उस पर फैसला मैं नहीं ले सकता। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने हमको मना नहीं किया है, किसी ने हमको मना नहीं किया है, और ना हमने अब तक किसी नेता से बात किया है। अब जिसके समझ में आएगा मना करेगा, जिसके समझ में आएगा साथ रहेगा। राजेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट गोंडा, वजीरगंज थाना, ग्राम नईपुर से हूँ। मैं बस दो शब्द यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं ना यहाँ पैसे के लिए आया हूँ, ना कोई मैं मुआवजा लेने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ इतने ले आया हूँ कि जो वहाँ पीड़ा है, उस पीड़ा के आज भी अगर वहाँ के लोग समाप्त कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको बताऊँ, मैं एक अच्छा टेक्नीशियन था 2008 में, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। मेरे अंदर ये क्षमता थी कि मैं 4 टेक्नीशियन का काम कर देता था। वहाँ मनसे का आदमी जो होता है बहुत दूर पर होते हैं, वो काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं यूपी का ऐसा व्यक्ति था कि उनका भी काम कर देता था, इनसे उनको जलन होती थी। मैं बताऊं, मेरा आरके फिल्म स्टूडियो चेंबूर के पास में मेरा हेड ऑफिस लीना फैशन एम्ब्रॉयडरी, मैं उसमें काम करता था। मैं स्कॉर्पियो से मेरा ड्राइवर मुझे ले जा रहा था सर्विस करने के लिए। टेक्नीशियन 3 ब्रांचें थी मेरा। उसमें क्या हुआ कि जो मराठी बोल लेते थे उनको वो छोड़ देते थे। लेकिन कारण क्या था, मैं एक जो हमारे टेक्नीशियन थे अपने मनसे वाले ही थे, उन्होंने कहा मैं तुमको देख लूंगा। तो हमने कहा क्या ये हमें देख लेंगे, मैं काम कर रहा हूँ, सुपरवाइजर की नज़र में अच्छा हूँ, तो हमें क्या देख लेंगे। सुपरवाइजर भी अपने यूपी का ही था, प्रतापगढ़ का। उन्होंने क्या किया कि पता नहीं कहाँ से बात किया और मुझे जो खपोली जाती है रोड, उसी रोड पर मेरा स्कॉर्पियो रोक लिया। जो वहाँ का ड्राइवर था वो मनसे वालों का ही ड्राइवर था, मुर्गे नाम था उसको। उन्होंने मेरा गाड़ी रोका और इस तरीके से मारा हमको। चलिए उस बात को मैं नहीं याद करता हूँ, उस तरीके से हमको मारा कि ये सर जो है आप देख सकते हैं मेरा फट गया। मैं 7 दिन एक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, जिसमें 2 लाख पीएफ मेरा पड़ा हुआ था और काफी वेतन पड़ा हुआ था। उसको छोड़ के मैं, जब मुझे होश आया है किसी तरह, मुझे किसी भाई ने वहाँ हॉस्पिटल में चेंबूर में, एक पत्रकार महोदय वहाँ के हैं, ये जानते भी होंगे, चेंबूर में घाटला ग्राम है, उसमें मैं रहता था। किसी तरीके से मैं जब होश आया है तो मैं यही कहा हूँ कि मैं यूपी जाऊँगा, गोंडा जाऊँगा, यहाँ नहीं रहूँगा। वहाँ की कंपनी मुझे बहुत प्रेशर डाली कि आप यहाँ रहो, क्या बात है, अब नहीं होगा बवाल। मैं इतना ही कहा कि खेती करके खा लूंगा, लेकिन मुंबई नहीं रहूंगा। देखो जिसकी एक बार पिटाई हो गई ना, इन्होंने क्या किया कि कमजोर आदमियों को मारा है। पहली बात जानिए, मुंबई में आज भी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के मजबूत लोगों को इनकी हैसियत नहीं के छू लें। इन्होंने जब मारा है तो मजदूरी करने वालों को मारा है, ऑटो वालों को मारा है, विद्यार्थियों को पीटा है। वहाँ के जो मजबूत लोग हैं उनको आज भी ये नहीं पीटते, उनको देख करके साइड हो जाते हैं। बड़ी मजबूती साथ रहते हैं जो लोग हैं, ये सत्य है। ये कमजोर आदमियों को मारे।
तो एक इम्पैक्ट क्या है राज ठाकरे, लेकिन जितने स्टेट में अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो उनको वार्निंग है, वो सब डर गए हैं, उनके जहन में कब जाएगी ये बात कि ऐसा किसी उत्तर भारतीय को मारा या पीटा ना जाए। और रहा जब से सर ने मूवमेंट किया है ना, जो भी उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में है उनका गर्व से सीना चौड़ा हो गया है और वो फील करते हैं कम से कम कोई खड़ा तो नहीं रह जाता है। आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ था, लेकिन आज गर्व से मैं खुद फील कर रहा हूँ कि कुछ होगा तो हमारे नेताजी हमारे साथ खड़े हैं वहाँ पे, और ये पूरे भारत के लिए है, ना कि एक महाराष्ट्र के लिए है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे अभी सर जी ने बताया कि हाँ मैं मानता हूँ बहुत लोगों को मारा पीटा उन्होंने, लेकिन हमारे जैसे 150 लोग ऐसे थे ना जो हमने भी मारा है मनसे को, खूब ठोक के मारा है, तब उन्होंने बंद किया है इसे। ब्रदरहुड बन जाओ, क्योंकि नेताजी ने जो आवाज उठाई है वो कोई दुश्मनी नहीं है, ये नहीं कि राज ठाकरे के कोई दुश्मन है। और जो हमारी दीपा जी बहन जी सामने देखो, 3 दिन मैंने आपके हरिद्वार में कल परसों 3 दिन वहां पर 2, 4, 5 हजार साधुओं में ये बात जब की कि हम कोई राज ठाकरे के दुश्मन नहीं है पंजाब वासी, हम यही चाहते हैं जब मंदिर में जाए गुरुद्वारे में जाए तो माफी मांगते हैं ना। अगर आज इतने भाइयों के बीच में इतना नुकसान हो गया है, आपने उनका दर्द अपने सीने से जरा पूछो, जिनके मां नहीं रहे, बाप नहीं रहे, पुत्र नहीं रहे, तो उनका दर्द पहचानते हुए अगर नेताजी ने बात की है तो एक ही बात कहूंगा आज पूरे पत्रकार और पूरे इंटरनेशनल पिलर ऑफ ब्रदरहुड मीडिया को कि भाई राज ठाकरे अगर मुंबई में जैसे नेताजी ने बोला है वैसे ही वहां पर माफी मांग ले तो पूरा देश, आज हम नेताजी का आप सबकी ओर से गुरु नानक मिशन इंटरनेशनल सोसाइटी दास उसका 45 साल से चेयरमैन है, सेवादार है, आप सब 14 धर्मों का इसी जगह पे 19 में हमने 2019 में फंक्शन किया था। तो आज नेताजी ने जो आपके दर्द के लिए आवाज उठाई है, मैं बहन को यही कहूंगा कि आप धियों की खातर हम ये सब पंजाब वासी भी मानेंगे कि अगर राज ठाकरे बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चले, क्योंकि 2 में मैं बाल ठाकरे जी के साथ मुंबई में था और हम इकट्ठे बैठे थे। इनका नेताजी का सम्मान करेंगे और वैसे ही सम्मान आप सबकी ओर से और नेताजी की ओर से जब वो माफी मांग लेगा पूरे उत्तर प्रदेश से, उत्तर भारत से, तो उनको भी भाई माफ कर दिया जाएगा। तो उनको बच्चों को मार करके आप उनको दर्शन नहीं कर सकते। उनसे अगर दर्शन करना है तो उनके वंशजों से माफी मांगे, तब आकर के वो भगवान राम से दर्शन करें तो भगवान राम माफी करेंगे, तब उनके बच्चे भी माफी करेंगे। और हम बिहार के धरती से करते हैं कि उस दिन आएंगे तो लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश की धरती पे जाकर के उनको रोकने का कार्य करेंगे। बात ठीक है दीपा जी, बड़ा काम मुझे आपकी बड़ी बहन नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने भी सबके सामने मैं चाहती हूँ मंच पे आके वो और भी शानदार है। हम चाहते हैं हमारा भाई कोई काम करे तो देखिए उत्तर भारत के मुझे मेरे को सजा देने का अधिकार नहीं, विरोध करने का अधिकार है। मैंने नहीं, विरोध किया और सारा गेम उनके हाथ में, आपके साथ है क्योंकि हमें उत्तर भारत सारा गेम हमारे उनके हाथ में। और हमें बुलाया गया था, मैंने एक पत्र लिखा था राज ठाकरे को कि ऐसे ऐसे आपने उत्तर भारतीयों के साथ किया है। तो उन्होंने सह सम्मान मुझे बुलाया, बुलाने के बाद बोला कि मैं आप संत हैं और संत से माफ़ी मांगना मतलब पूरे देश से माफ़ी मांगना है। वो माफ़ीनामा भी आपके इस पे मराठी चैनल पे भी होगा। और उन्होंने कहा मैं सारे भारतवासियों मतलब उत्तर भारतीयों से प्रेम करता हूँ, चाहे वो बिहार के हों चाहे उत्तर भारत के हों। आप गारंटी दे सकती हैं कि आज के बाद किसी भी उत्तर भारतीयों के साथ इतना उनका कहना था। आप यूट्यूब पे है निकाल सकते हैं। आप एक संत हैं और आपने कहा कि आप लंदन में इतने दिनों तक धर्म प्रचार करती रही और अभी अपनी मातृभूमि में आ गई, तो क्या ये जो ठाकरे जी ने किया है
तो ये हर स्टेट में ऐसे कहीं ना कहीं तो घटनाएं देखिए, होती पूरे रहती असम हैं, में तो हो इसको रहा है, इतना सब जगह- तो इसको सब इतना जगह बड़ा मुद्दा आवाज़- क्यों बनाया? आवाज़ सब जगह उठनी चाहिए। और मैं कहती हूँ आदिकाल की परंपरा रही है, जब भी मतलब कुछ ऐसा हुआ है, आपस में राजाओं के बीच में लड़ाई होती रही है, आप देखे होंगे, तो बीच में संत ऋषि मुनि ही बीच में आके उनको मार्गदर्शन किए हैं। तो मैंने मार्गदर्शन का दोनों का काम करने का मैं काम करूँगी और कोशिश करूँगी कि बीच में जो ओवैसी जैसे लोग हैं वो भी हिंदू विचारधारा रखते हैं, बृजभूषण जी भी विचारधारा हिंदुत्व के हैं, तो हम चाहते हैं कि बीच वाले लाभ ना उठाएं। जैसे पीछे बॉम्बे में संतों के ऊपर जो एक हत्या हुई थी, मार दिया तो गया उसके था। लिए आवाज़ तो देखिए उस टाइम में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई थी, सभी संतों ने आवाज़ उठाई थी। ज़्यादा क्राइम जो हैं बॉम्बे में होते रहते हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या पार्लियामेंट से कोई तरह का कोई विधेयक मोदी जी के द्वारा पास किया जाए सभी स्टेटों सरकार के है, लिए सरकार कि जब भी देख रही है। हत्या होगी तो कोई ना कोई जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा? देखिए, हत्या अगर हुई और कर रहे हैं उस पर कड़ी। तो ये थी हमारे साथ कंचन गिरी जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, ब्रह्मदेव जी हमारे बीच में हैं। इनके भाई को बॉम्बे में मार दिया गया है। बॉम्बे का अगर इतिहास हम देखें तो बाला साहब ठाकरे के टाइम से अब तक जो भी घटनाएं हुई हैं, बाला साहब ठाकरे के टाइम में इस तरह की कोई भी घटनाएं नहीं होती थी। उद्धव ठाकरे के टाइम में भी बहुत ऐसी घटनाएं हुई है, संतों को मारा गया है। और अब राज ठाकरे जिन्होंने अपने शासनकाल में जो इनका कहना है विक्टिम का, इनके भाई को मारा गया है। तो अभी आप केंद्र सरकार से और अपनी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम अपनी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आखिर जब उन्होंने उत्तर भारतीयों का अलगाव खुद ही कर दिए राज ठाकरे साहब, तो फिर उनको आज 14 वर्ष के बाद यूपी में, हमारी उत्तर प्रदेश में, अयोध्या भूमि में आने की क्या ऐसी आवश्यकता उनको पड़ गई? नहीं, अयोध्या में तो कोई भी एक धार्मिक स्थल है, वहाँ आ सकता है, तो वो अपना आएँ और वहाँ धर्म स्थल है उसमें माथा टेक के चले जाएं। लेकिन अभी आप इस मुद्दे को लेके उनको नहीं यहाँ आना देना चाहते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? उचित तो यही है कि उन्होंने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, वह व्यवहार, हम उनके मतलब घर गए थे, महाराष्ट्र गए थे, बम्बई में उन्होंने हमको वहाँ से भगाया, तो क्या इतना तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हमारे वहाँ वो आ रहे हैं। सही है, अयोध्या सबकी है, भगवान राम सबके हैं, वो अपना मत्था आकर टेके, उनको कौन रोकता है। लेकिन उनको अगर यहाँ आना है तो उन्होंने ऐसा किया है, तो फिर अपनी गलती तो का जैसा कि सर जी ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई हो रही है, FIR लॉज है, उसके बावजूद ये जो मामला है न्यायालय में चला गया है, तो ये कोर्ट के थ्रू तो इसका समाधान हो जाएगा। ऐसे बहुत से केसेज हैं पूरे हिंदुस्तान में जो जिनका ये हो रहा है, लेकिन इसको इतना राजनीतिक मुद्दा बना के कि वो आएँ, उनको रोका जाएगा, माफ़ी मांगें। बीच में जो हमारी दीदी हैं गिरी जी, वो भी मध्यस्थता कर रही हैं कि जो है माफ़ी से समाधान सबसे बड़ा दान होता है। तो क्या आप समझते हैं कि एक क्षमा से ही ये जख्म भर जाएंगे? जी, ये जख्म भरने वाला तो नहीं है। जो जख्म जो है मन से कार्यकर्ता या मन से प्रमुख के द्वारा कथित रूप से किया गया, वो जख्म भरने वाला नहीं है। परंतु उत्तर भारतीयों ने बम्बई को बम्बई बनाया। बम्बई को बम्बई बनाने में जो उत्तर भारतीयों का योगदान रहा है, उसे समाप्त करते हुए बाल ठाकरे साहब का सम्मान करते हैं। वो हमारे पूजनीय रहे हैं, लेकिन उनके जो आने वाले पीढ़ी के वंशज हैं, उन्होंने जो उत्तर भारतीयों के साथ अन्याय किया है, वह माफ़ी के योग्य नहीं। और रह गई बात कोर्ट की, कोर्ट अपना काम करता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हम कर रहे हैं। परंतु अगर वो अलगाववाद की सीढ़ी में आकर के हमारे उतने योगदान को दरकिनार करते हुए मेरे उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा अन्याय किया, तो निश्चित रूप से उनको इस उत्तर भारतीयों से और यहाँ के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिना माफ़ी मांगे उन्हें आने का कोई अधिकार नहीं है, ना औचित्य है। कहीं ना कहीं ये अलग विषय है कि अयोध्या सबकी है। अगर अयोध्या सबकी है और उनकी भी अयोध्या है, तो अयोध्या को अगर वो अपना मानते तो उत्तर भारतीय भी उन्हीं के थे।
कहीं ना कहीं सरकार में जो ऊंचे पदों में मंत्री होते हैं या उच्च अधिकारी होते हैं, उनको इतना मालूम नहीं होता है कि उनके नीचे क्या हो रहा है। उसमें कहीं उन्हीं के कार्यकर्ता या किसी के द्वारा इस तरह का जघन्य अपराध हो जाता है, तो क्या ये सरकार के ऊपर थोपना क्या ये जायज़ है? ये सरकार के ऊपर नहीं थोपा जा रहा है, ये मन से कार्यकर्ताओं ने मारा और राज ठाकरे का उन्होंने जय जयकार किया था। मैं सरकार को नहीं, मैं मन से कार्यकर्ता और मन से प्रमुख के ऊपर ये आरोप लगाता हूँ। ये हमारे बीच में विक्टिम के रिलेशन में और उनके भाई हमारे बीच में मौजूद थे। सबकी ये पीड़ा होती है कि कहीं ना कहीं जब अपराध होता है, अपने जाते हैं तो दुख होता है। और अच्छी बात है कि अगर राज ठाकरे जी क्षमा मांगे और क्षमा से ही हल हो रहा है, तो मैं ठाकरे जी से कहूँगा कि वो क्षमा मांग लें और इस समस्या का समाधान हो जाए और इनके मन में जो एक पीड़ा है उसको एक शांति मिले। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।